Hello students, welcome to my channel Chemistry World by Vandana. This is the next part of electrochemistry, chapter number 3 for the 12th standard chemistry. Now here, in this part, I would like to discuss what is the electrical conductance and ionic conductance. मैं आपका मेरे चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड बाय वंदना में स्वागत करती हूँ दोस्तों। इसमें मैं कुछ आपको टर्म्स से जो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मेटालिक, ई कंडक्टेंस, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें जो है अगर बेसिक हमें पता चलता है तो ही आगे की चीज़ हम समझ पाते हैं। तो मैं इलेक्ट्रिकल और आयनिक कंडक्टर इन दोनों का तो बताऊंगी, लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के भी 3 नाम है, जैसे मेटालिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो इसके बारे में भी मैं बताऊंगी और किस चीज़ों पे डिपेंडेंस होता है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। जब भी कंडक्टेंस ड्यू टू द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द मेटल इज द कॉल्ड मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। आपको पता है कंडक्टेंस का मतलब दैट वन इज फ्लो, भाई अंदर से बहना, राइट। लेकिन जब ये मोमेंट जो या फ्लो होना होता है या जो कंडक्टेंस होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है और वो भी मेटल्स में, तो उसको हम बोलते हैं मेटालिक, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। तो 3 टर्म्स है आपकी इसी के लिए दी है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल या मेटालिक कंडक्टेंस किस पे डिपेंड होता है? नेचुरली मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं एंड बिकम्स पॉजिटिव आयंस। वट एवर द इलेक्ट्रॉन लॉस बाय दैट मेटल्स that will flow through that one circuit and there is a flow of electron in opposite direction, ये हमें पता है, राइट। तो यहाँ पे नेचुरली जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस होगा वो पहले किसके ऊपर डिपेंड होगा? जो मेटल आयंस के वैलेंस ऑर्बिट में, मतलब लास्ट वाली ऑर्बिट में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे पर एटम, उसके ऊपर डिपेंड होंगे। दूसरा दिया है उन्होंने द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल, जो मेटल का नेचर होता है या स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर भी डिपेंड हो गए। और टेम्परेचर, जो किस तरह का टेम्परेचर है जिसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हो रहा है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपका इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिक्रीज होगा। तो ये 3 फैक्टर है जिसके ऊपर आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिपेंड होता है। अब आयनिक कंडक्टेंस क्या है? तो आयनिक कंडक्टेंस भी एक तरह का फ्लो ही है, लेकिन ये फ्लो जो है आयंस की वजह से, मतलब दिस इज द कंडक्टेंस, ये भी कंडक्टेंस ही है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ, जब कंडक्टेंस आपका बिकॉज ऑफ द आयंस विच इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक या फिर आयनिक कंडक्टेंस। मतलब ऊपर वाले में इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक में हमने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है कंडक्टेंस, जबकि इसमें फ्लो ऑफ आयंस की वजह से होता है। और वो आयंस किसके? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के। जैसे कॉपर रॉड है आपका, इलेक्ट्रोड है, और कॉपर डिप किया है आपने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, दैट इज कॉपर सल्फेट। जिंक रॉड है आपका जिसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, अगर जिंक को हमने डिप किया है जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट उसका इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ पे जो आपका कंडक्टेंस होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द ड्यू टू द आयंस, आयन की वजह से होता है। किसके आयंस? जो आपके सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक या आयनिक कंडक्टेंस। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस किसके ऊपर डिपेंड है? वो 5 फैक्टर है जिसके ऊपर ये डिपेंडेंट होता है। पहला, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एडेड, जो आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है उसका नेचर कैसा है, मतलब हाउ मेनी आयंस इट डिजॉल्व, इट विल बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसके नेचर पे भी डिपेंड होता है, राइट। वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो नेचुरली वो नंबर ऑफ आयंस आपका आयनाइजेशन 100% होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो पार्शियली आयनाइजेशन होगा, तो नंबर ऑफ आयंस कम हो गए तो कंडक्टेंस भी कम होगा। स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट पे ऊपर डिपेंड होता है। तो द साइज ऑफ द आयंस प्रेजेंट एंड देयर सॉल्विनेशन, अब जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स लिया है आपने उस इलेक्ट्रोलाइट का जब आप सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व करते हो, राइट, जैसे कॉपर सल्फेट है उसको मैंने पानी के अंदर डिजॉल्व किया तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट बनेगा। तो डिजॉल्व करने के बाद Cu+2 आयंस और SO4-2 आयन जैसे बने,
तो ये जो आयन बने उनकी साइज कैसी है, और साइज के हिसाब से अगर वो कम साइज के तो नंबर सॉल्वेशन ज़्यादा होगा, मीन्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स उस अराउंड दैट पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन्स ज़्यादा होंगे, और वो साइज बड़ी है तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अराउंड दैट पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन्स कम होंगे। मीन्स आयन की साइज और उनका सॉल्वेशन ये भी अफेक्ट करता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स या आयनिक कंडक्टर्स को। बाद में नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी, किस सॉल्वेंट के अंदर हम उसका सॉल्यूशन बना रहे हैं उसका नेचर और उसकी विस्कोसिटी भी मायने रखती है। बाद में उस इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह का कॉन्सेंट्रेशन होगा उस तरह सा आपका इलेक्ट्रोलिटिक या आयनिक कंडक्टेंस होगा। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, टेम्परेचर भी आपका अफेक्ट करता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस आपका इंक्रीज होता है। तो ये डिफरेंस है आपका इलेक्ट्रिकल एंड आयनिक कंडक्टेंस में। आशा करती हूँ आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये लेना ज़रूरी था, तभी आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है उसके बारे में ठीक से पता चलेगा। जो एक्चुअल टॉपिक दिया है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर वो है मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी फॉर ऑफ द आयनिक सॉल्यूशन। भाई आयनिक सॉल्यूशन के लिए अगर हम कंडक्टिविटी मेजर करना चाहते हैं तो किस तरह की चीज़ें हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी। भाई मेजरमेंट आयनिक सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी का है, लेकिन मेजरमेंट करने से पहले कुछ प्रॉब्लम्स इसमें क्रिएट होते हैं, उनका डिस्कशन हम टॉपिक वाइज सब टॉपिक वाइज मैंने यहाँ पे दिया है, जिससे पूरा टॉपिक आपको ठीक से समझ में आ सके। तो हमारा हेडिंग है कि हमें कंडक्टिविटी मेजर करनी है किसकी, आयनिक सॉल्यूशन की। तो कैसे मेजर करें, लेकिन मेजरमेंट के पहले कुछ प्रॉब्लम आते हैं। जैसे इस मेजरमेंट के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज लिया जाता है फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी मेजर करनी है तो पहले रेजिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस मेजर करेंगे तभी हम कंडक्टिविटी मेजर कर सकते हैं। इसका रीज़न मैं आपको यहाँ पे बाद में दूंगी, लेकिन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए कारण है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दिया है फॉर्मूला। जैसे रेजिस्टेंस के लिए जैसे यहाँ पे दिया जाता है, देख लीजिए यहाँ पे दिया है रो, R इज इक्वल टू रो L बाय ए, राइट, और ए आपका रो है 1/k, दैट वन इज योर कंडक्टिविटी, राइट। कंडक्टिविटी मेजर करनी है तो रेजिस्टेंस हमें मेजर करना पड़ेगा, वो आगे आएगा ही टॉपिक, लेकिन मैं आपको 1 बाय 1 आपको समझा रही हूँ किस तरह से है, देख लेते हैं। चलो भाई मुझे अननोन पहले रेजिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज लेंगे। लेकिन अगर रेजिस्टेंस हम मेजर करते हैं आयनिक सॉल्यूशन का तो दो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है यहाँ पे। चलो भाई करेंगे हम व्हीटस्टोन से ब्रिज से हम मेजरमेंट करते हैं रेजिस्टेंस का, जो भी आयनिक सॉल्यूशन दिया है उसका। लेकिन क्या पहला प्रॉब्लम आता है, डायरेक्ट करंट इज यूज चेंज द कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन। हम डीसी करंट यूज़ करते हैं जब हम व्हीटस्टोन ब्रिज से रेजिस्टेंस मेजर करने जाते हैं, जो भी आपका सॉल्यूशन आयनिक सॉल्यूशन दिया है। तो अगर उसमें हम डीसी करंट भेजते हैं तो जो आपका सॉल्यूशन है आयनिक सॉल्यूशन उसका कंपोजिशन चेंज हो जाता है, क्योंकि डीसी करंट की वजह से वो कंपोजिशन वैसा रहता नहीं है, इससे भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। दूसरा, आयनिक सॉल्यूशन कैन नॉट कनेक्टेड टू मेटेलिक वायर और अदर सॉलिड कंडक्टर, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज अगर हमें यूज़ करना है कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए तो उसको अटैच करना पड़ेगा हमें। तो वो जो आएगा ब्रिज, जो भी मेटेलिक का होगा या दूसरा सॉलिड कंडक्टर का होगा, वो हम इस तरह से आयनिक सॉल्यूशन को डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उससे भी उसका कंपोजिशन में अफेक्ट होता है। तो ये दो प्रॉब्लम है कि हम डायरेक्ट डीसी करंट नहीं यूज़ कर सकते, और दूसरा है हम डायरेक्टली मेटेलिक वायर या किसी भी सॉलिड कंडक्टर को आयनिक सॉल्यूशन कनेक्ट नहीं कर सकते। व्हीटस्टोन ब्रिज से हम रेजिस्टेंस मेजर करेंगे, लेकिन मेजर करने में ये दो प्रॉब्लम आ रही है। फिर इसका सॉल्यूशन कैसे करें। चलो भाई हम शुरुआत तो कर दी, कंडक्टिविटी मेजर करनी तो पहले रेजिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ करेंगे, लेकिन जब आयनिक सॉल्यूशन को व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से हम जब रेजिस्टेंस मेजर करने जाते हैं तो दो डिफिकल्टी आती है। एक, डीसी करंट नहीं यूज़ कर सकते हम
आयनिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए, क्योंकि रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए, क्योंकि डीसी करंट की वजह से उसका कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है आयनिक सॉल्यूशन का। दूसरा, हम कभी भी आयनिक सॉल्यूशन को मेटालिक या कोई भी कंडक्टर को डायरेक्ट अटैच नहीं करेंगे। क्यों, उसका रीज़न भी नीचे मैंने दिया है और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो देखो भाई, पहली बात, पहला सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स, क्या करेंगे सॉल्यूशन भाई। पहला प्रॉब्लम जो है डीसी करंट ना यूज़ करने का, तो फर्स्ट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग एसी करंट। चलो भाई, डीसी नहीं यूज़ करते तो अल्टरनेटिंग करंट यूज़ करेंगे। वो भी कौन से, इन द ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 550 टू 5000 साइकिल्स पर सेकंड। बराबर हम इस ऑडियो फ्रीक्वेंसी का 550 से 5000 साइकिल्स राइट पर सेकंड वाला जो है हम एक अल्टरनेटिव करंट यूज़ करेंगे। और वो भी दिया जाता है, बहुत सारे अभी नए नए इंस्ट्रूमेंट भी आए हैं, लेकिन मोस्टली हम हेडफोन्स या कोई भी विजुअल सेंसिंग डिवाइसेस उसकी मदद से हम वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और जिससे हमें एसी करंट वहाँ पे मिलेगा। जब व्हेन एसी इज यूज गैल्वेनोमीटर फेल्स टू डिटेक्ट नल पॉइंट। देखो भाई, अब यहाँ पे हमको गैल्वेनोमीटर भी हम नहीं यूज़ कर सकते, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा हमें, क्योंकि गैल्वेनोमीटर जब हम डीसी करंट यूज़ कर रहे थे तब हम यूज़ कर सकते थे, लेकिन अब गैल्वेनोमीटर हमें वहाँ से हटाना पड़ेगा। और यहाँ पे अल्टरनेटिव करंट जब यूज़ करते हैं तो गैल्वेनोमीटर्स हमें नल पॉइंट नहीं दिखाता। तो सेकंड प्रॉब्लम जो हमने दिया, सेकंड प्रॉब्लम कि भाई मेटालिक वायर या कंडक्टर को अटैच नहीं कर पाएंगे हम आयनिक सॉल्यूशन को, तो उसके लिए एक स्पेशली डिज़ाइंड वेसल है जिसको कंडक्टिविटी सेल्स यूज बोलते हैं। एक कंडक्टिविटी सेल हम लेंगे जिसके अंदर आयनिक सॉल्यूशन को फिलअप किया जाएगा और बाद में फिर उस कंडक्टिविटी सेल को हम व्हीटस्टोन ब्रिज को अटैच कर सकते हैं। डायरेक्ट तो आयनिक सॉल्यूशन नहीं कर सकते, लेकिन एक खास तरह की दो डिज़ाइन, बहुत सारे डिज़ाइन है लेकिन उसमें से दो डिज़ाइन आपको यहाँ पे दी है कंडक्टिविटी सेल्स की, जो ज़्यादातर यूज़ की जाती है फॉर दैट वन। तो क्या है भाई, conductivity cells is available in so many designs, but now here two cells simple designs they are provided. Also I have diagram also for that one, I will show you that one। देख लीजिए, इस तरह की दो आपको दी है, ये वाली एक है और एक दूसरा वाला दिया है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे आप। तो क्या है भाई इसमें, नाउ इट हैव्स डन, देखो पहली जो सेल है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स विच इज कोटेड विद द प्लेटिनम ब्लैक एंड दीज हैव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो इसमें 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स होते हैं, दिख रहे हैं आपको, ये 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। जिस इलेक्ट्रोड को यहाँ पे कोटिंग किया गया है प्लेटिनम ब्लैक से, जो प्लेटिनम ब्लैक बनाया जाता है प्लेटिनम की फाइन पाउडर करके बाद में उसको कोटिंग किया जाता है, राइट। इस तरह से एक प्लेटिनम आपके 2 इलेक्ट्रोड है, उसको कोटिंग भी इसको किया गया है और उन सब के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया है, देख लीजिए यहाँ पे दिए हैं। जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो किसके बराबर है, दीज आर इक्वल टू ए के बराबर है। एंड उन दोनों इलेक्ट्रोड्स को सेपरेट किया गया है बाय द डिस्टेंस एल, राइट। तो भाई इसीलिए जब भी सॉल्यूशन फिल होगा इन दोनों इलेक्ट्रोड्स में, इट इज़ अ कॉलम ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। तो इस तरह से यहाँ पे आपकी जो भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल दी है, आपको देख लीजिए कंडक्टिविटी सेल दी है, उसमें जो ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं इनका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और इन दोनों का जो सेपरेशन है दैट इज़ द लेंथ, दैट इज़ द एल। अब इन दोनों के बीच में जब आपका कंडक्टिविटी आपका आयनिक सॉल्यूशन फिलअप किया जाएगा, दैट विल हैव दिया है यहाँ पे, दैट इज सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस एल। तो उनको फिल करेंगे तब उनका कॉमन लेंथ होगा, दैट इज द कॉलम ऑफ लेंथ एल और एरिया ऑफ सेक्शन होगा ए। अब रेजिस्टेंस ऐसे कॉलम ऑफ सॉल्यूशन को दिया जाता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। रो है दैट वन इज योर रेजिस्टर दिया है आपको, रो इज दैट वन, यू फाइंड दैट, इसके लिए स्पेशल कंडक्टेंस और इसका जो है दिया है, दे हैव जस्ट गिवन दैट वन। नाउ हियर L by A and I find that इसका 1 by K, that one is your conductivity, this is resistivity दी है आपकी। Now L by A, so this is the cell constant L by A जिसको G स्टार से आपको बताया जाता है। तो जो आपका दिया हुआ है सेल कांस्टेंट, इसकी डेफिनेशन है
कैसे डिफाइन करेंगे सेल और या कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो सेल कांस्टेंट इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल containing potassium chloride solution whose conductivity known at various concentration and temperature. अब जो सेल कांस्टेंट G होता है, देख लीजिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे G L/A, तो G अगर हमें G स्टार पता चल गया तो कंडक्टिविटी, राइट, एंड R रेजिस्टेंस तो हम मेजर करेंगे व्हीटस्टोन स्टेन से, A भी पता चल जाएगा, A भी पता चल जाएगा, तो कंडक्टिविटी मेजर करना ईजी हो जाएगा। अब इस G स्टार को या सेल कांस्टेंट को कैसे डिटरमाइन किया जाता है? तो यहाँ पे क्या किया जाता है, एक ऐसी सेल ली जाती है जिसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन लिया जाएगा, राइट, जिसकी कंडक्टिविटी पहले से पता है और अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन का और टेम्परेचर पे KCl सॉल्यूशन को लिया जाता है और उसकी कंडक्टिविटी जिस टेम्परेचर पे लेना है हमें, अब जो भी टेम्परेचर या हमें कॉन्सेंट्रेशन का चाहिए उसकी रेजिस्टेंस हमें पहले पता चल जाता है, उसका रेजिस्टेंस हम मेजर करते हैं जिसकी कंडक्टिविटी पहले से पता होती है। तो इससे हम सेल कांस्टेंट को निकाल सकते हैं। G स्टार कैसे निकाला जाता है? तो एक ऐसा सेल लिया जाएगा जिसमें KCl का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे हम मेजर कर रहे हैं और उसकी कॉन्सेंट्रेशन, उससे जिसका कंडक्टिविटी भी पहले से पता है, उसका रेजिस्टेंस मेजर किया जाएगा और उस रेजिस्टेंस की मदद से हम G स्टार को निकाल सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हम G स्टार निकालेंगे L/A, दैट इज R इंटू दैट वन इज K। तो इस तरह से हमें G स्टार R पता चल गया और K इट इज़ नोन, वी कैन यूज़ इट फॉर द मेजरमेंट ऑफ R और K, इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। चलो भाई, तो अब किस तरह से मेजर करता है व्हीटस्टोन ब्रिज वो भी देख लेते हैं। पता तो चलेगा, R तो पता चल गया व्हीटस्टोन ब्रिज से, G स्टार भी पता चल गया, K निकाल सकते हैं। लेकिन कैसे करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से? इट कंसिस्ट ऑफ टू रेजिस्टेंस R3, R4 and a variable resistor R1 and R2 which is unknown resistance joined to conductivity cells। क्या करते हैं इसमें एक व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 तरह के रेजिस्टेंस होते हैं, जिसमें R3 और R4 दो है और एक वेरिएबल जो है R1 जिसको हम वेरिएबल कर सकते हैं एडजस्ट करने के लिए, और R2 जो अननोन है। इन सभी चारों को हम कंडक्टिविटी सेल को ज्वाइन करते हैं। Wheatstone bridge is connected to AC power in the audio frequency 550 to 5000 cycles per second। तो देखो Wheatstone bridge का यहाँ पे मैंने दिखाया डायग्राम, आपको दिखा देती हूँ इस तरह से। ये देख लीजिए, A है आपका Wheatstone bridge और यहाँ पे R2 जो आपका अननोन है, इन दोनों को कंडक्टिविटी सेल्स को ज्वाइन किया जाता है, जहाँ पे R3, R4 और ये R1 जो है वेरिएबल है, जो वेरिएबल आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं और उस अरेंजमेंट करते हैं मेजरमेंट के लिए जिससे वो आपका मिल जाए, राइट। जैसे यहाँ पे दिया है उन्होंने कि R1 × R4 इज इक्वल टू R2 × R3, मतलब जो आपका इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है R1 और R4, इन दोनों को मतलब इसको एडजस्ट किया जाएगा जब आपका R2 और R3 इन दोनों का और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम हो, तो ये वेरिएबल होता है। और आपका जो दिया है R2 अननोन रेजिस्टेंस है। तो भाई कैसे करेंगे? तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज कनेक्टेड है आपका, देख लीजिए कनेक्टेड है, किसको कनेक्टेड है? इट इज़ कनेक्टेड टू योर कंडक्टिविटी सेल्स। और जो यहाँ पे P दिया है आपको दिख रहा है P, ये आपका हेडफोन हो सकता है या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई भी डिटेक्टर हो सकता है जिसका आप डिटेक्टर या इलेक्ट्रॉनिक हेडफोन बोल सकते हैं। और ब्रिज को बैलेंस किया जाता है व्हेन नो करंट, द ब्रिज इज बैलेंस व्हेन नो करंट इज पास थ्रू द डिटेक्टर। जब भी कोई करंट उसमें से पास नहीं होता तो ब्रिज आपका बैलेंस होता है, ठीक है। तो अननोन रेजिस्टेंस R2 इज इक्वल टू R1 × R4 डिवाइडेड R3, राइट। तो इस तरह से R1 को बैलेंस किया जाता है और इससे R2 निकालेंगे। फिर K कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट, हमें KCl सॉल्यूशन की अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर का पता होता है, उस पे से हम सेल कांस्टेंट निकालेंगे, राइट। और R अभी हमें पता चला, एक बार G स्टार R हमें पता चल गए, राइट, तो K हम आराम से डिटरमाइन कर सकते हैं।
तो इस तरह से मैंने आपको दिखा दिया, यही टॉपिक मैंने अलग अलग पॉइंट में उसको कवर करने की कोशिश की, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये बहुत बोरियत लगता है और समझ में नहीं आता, क्योंकि बुक के अंदर बहुत एक्सट्रैक्ट दिया होता है। उसको अगर डिटेल में समझना है तो उस टॉपिक को थोड़ा सा हमें डिटेल में उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसलिए मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके और थोड़ा सा बड़ा करके आपको एक्सप्लेन किया है। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड सेंड टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड बाय वंदना। थैंक यू।